हेलो एवरीवन। कल की क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 85 तक किया था। आज हम लोग आगे करेंगे उसके। क्वेश्चन नंबर 86 क्या कह रहा है, व्यंजक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस ए सी प्लस बी सी का एक गुणनखंड है। गुणनखंड यानी फैक्टर है, मतलब हमें ये बताना है ए बी सी और डी में से कौन है जो इसका फैक्टर है। देखिए क्या किया, सबसे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ब्रैकेट को ओपन किया, माइनस 2ab के पास आएगा तो माइनस प्लस माइनस 2ab यानी कि 2ab, माइनस माइनस प्लस 2ac यानी कि 2ac, माइनस प्लस माइनस 2bc यानी कि 2bc। अब देखिए, जब आप थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस किए रहते हैं या ज़्यादा क्वेश्चंस को लगाए रहते हैं तो कुछ चीज़ें मैंने कहा था आपको दिखने लगती हैं। जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। हमने देखा यहाँ पर इन दोनों के पास क्या ऐसा है जो दोनों के पास कॉमन है, तो हमने देखा 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, सी यहाँ भी है, सी यहाँ भी है, तो क्या हम 2c कॉमन ले सकते हैं? जी हाँ, 2c कॉमन ले सकते हैं। 2c कॉमन ले लिया, यहाँ से 2 भी चला गया है, c भी चला गया है, a बच गया, माइनस साइन था, 2 चला गया है, c चला गया है, b, तो a माइनस b। अब देखिए, ये हमने बताया था, ये यहाँ से चले हम, यहाँ साइन मिला तो ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, ये दो टर्म है, दोनों के पास a माइनस बी है। हमने a माइनस बी कॉमन लिया तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर था, यानी a माइनस बी 2 बार था, एक बार बाहर गया है तो एक बार तो यहाँ बच गया ना, तो a माइनस बी प्लस 2c, क्योंकि a माइनस बी जा चुका है तो 2c। तो देखिए, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन में दिया होगा, ये क्योंकि ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है, तो वहाँ पे ऑप्शन में इन्होंने ये वाला ऑप्शन दिया है, तो इसलिए a माइनस बी प्लस 2c ये इसका फैक्टर है, तो ये ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 87 की बात करते हैं। यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज़ इक्वल टू 66 हो तो x माइनस 1/x का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें x माइनस 1/x की वैल्यू पता करनी है। देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कब मिलेगा? जब आप इसका स्क्वायर करेंगे। तो हमने क्या किया, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर लगाया, तो क्या मिला, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, एक्स से एक्स कट गया। अब देखिए, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू तो हमें पता थी 66, तो हमने 66 रख दिया माइनस, यहाँ पे x तो कट गया था और 2 1 जा 2, तो 66 माइनस 2 64, और x माइनस 1/x का होल स्क्वायर है यहाँ पे, तो 64 को भी हम स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पावर 2 है तो इधर भी पावर 2, तो हमें पता है 64 किसका होता है, 8 का स्क्वायर होता है। तो दोनों साइड स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया, स्क्वायर स्क्वायर बराबर कट गए, तो x माइनस 1/x इज़ इक्वल टू 8, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की। क्वेश्चन नंबर 88 में दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज़ इक्वल टू 34 हो तो x प्लस 1/x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए, अगर हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू पता है और x प्लस 1/x का पता करना है, तो ये कब आएगा, इससे स्क्वायर करने पे तो हमने कर दिया, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा है तो a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 1/x का स्क्वायर, तो वो होगा 1/x स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू a था हमारा x और b था 1/x, x से x कट गया तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 34, 34 और 2 कितना हो गया 36, 36। अब इधर पावर 2 है तो 36 को भी पावर 2 में कन्वर्ट करेंगे, यानी 36 किसकी पावर 2 होती है, तो 6 की, तो 6 की पावर 2। तो देखिए, दोनों तरफ पावर 2, पावर सेम हो गई, दोनों तरफ कट गया, तो x प्लस 1/x की वैल्यू क्या आ गई, 6। क्वेश्चन नंबर 89 की बात करते हैं। व्यंजक एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई का एक गुणनखंड है, यानी फैक्टर है। इनमें से बताना है हमें कौन इसका एक फैक्टर है। आइए देखते हैं। पहले देखिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को थोड़ा सीक्वेंस में लिखेंगे, अभी ये सीक्वेंस में नहीं दिया हुआ है। जैसे एक्स स्क्वायर पावर 2 थी तो पहले पावर 2 वाला, फिर ये पावर 2 थी तो इसको रखा, फिर इनको उतार दिया और इनको उतार दिया, इनको उतार दिया। अब देखिए, हमें ये दिख गया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये क्या है, ये फार्मूला है किसका, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। उसके बाद
ये एक पेयर में कर लिया हमने, इसको एक पेयर में कर लिया तो ये आ गया। अब बच रहे हैं ये 2 बच रहे हैं, इनको भी एक पेयर में कर लिया। तो जब पेयर में करने गए तो हमने यहाँ माइनस साइन लगाया। हमने कहा था अगर यहाँ माइनस साइन है तो पेयर बनाएंगे जब आप ब्रैकेट के अंदर इन दोनों को लिखेंगे तो अपोजिट साइन के साथ। क्यों? क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तो अंदर की चीज़ें अपोजिट हो जाती हैं। ये माइनस था प्लस हो गया, ये प्लस था माइनस हो गया। अब देखिए यहाँ पे x माइनस वाई का होल स्क्वायर है, यहाँ पे x माइनस वाई है। हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो एक टर्म और दो टर्म दिए हुए हैं, इन दोनों के पास x माइनस वाई कॉमन मिल रहा है। x माइनस वाई कॉमन ले लिया। यहाँ पे 2 x माइनस वाई थे तो एक x माइनस वाई बच गया, माइनस साइन। यहाँ पे एक ही था वो भी चला गया है तो 1 बच गया। तो x माइनस वाई माइनस 1 ये भी इसका फैक्टर है, ये भी इसका फैक्टर है। जो ऑप्शन में दिया हो उसको टिक कर दीजिए। x माइनस वाई तो कहीं दिया नहीं है तो x माइनस वाई माइनस 1 ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करते हैं। यदि x प्लस 1/x इज इक्वल टू p है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा? तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कब मिलेगा? जब हम x प्लस 1/x का होल स्क्वायर करेंगे। तो हमने क्या किया, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर लगाया, क्या मिला? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2x और 1/x, x से x कट गया। x प्लस 1/x की वैल्यू क्या दी हुई थी? p। तो यानी कि अगर x प्लस 1/x p है तो ये p का स्क्वायर इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस का क्या 2। अब देखिए हमें इसकी वैल्यू पता करनी थी तो हम इसको इधर ले आएंगे। तो यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? पी स्क्वायर। ये इधर आया तो -2, पी स्क्वायर -2। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा गुणनफल x माइनस 99, x माइनस 97, उसके बाद x माइनस 95 डैश 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 x माइनस 3, x माइनस 1 में x की पावर 49 का गुणज है। यानी कि x की पावर 49 का मल्टीपल कौन सा होगा? देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हमारे पास यही तो सीरीज़ दी हुई थी x माइनस 99, x माइनस 97। तो आगे सीरीज़ क्या होगी? x माइनस 95। इसके आगे क्या होगी? x माइनस 93। और ऐसे ही सीरीज़ हमारी चलती रहेगी कब तक? x माइनस 3 फिर x माइनस 1 तक। अब देखिए ये क्वेश्चन इंटर जिन लोगों ने मैथ्स इंटर में ली हुई थी ये क्वेश्चन उनको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन जिन लोगों ने मैथ्स नहीं ली थी उनको भी समझ में आएगा, पूरी कोशिश करूँगा समझाने की। ये इंटर का क्वेश्चन है। जैसा कि हम लोग जानते हैं यूपी टेट में कभी कभी इंटर के भी क्वेश्चन डाल देते हैं और हमारे जूनियर एडेड में भी उन्होंने कहा है ग्रेजुएशन तक का सिलेबस। तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन वो मतलब 50 क्वेश्चन में वो 2-4 क्वेश्चन डालेंगे ही डालेंगे टफ। तो वो इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं। सीरीज़ हमारी थी x माइनस 99, x माइनस 97, x माइनस 95, x माइनस 93, x माइनस 3, x माइनस 1। यानी कि देखिए 1 से लेके 100 तक में कितने नंबर होंगे? 100 होंगे। लेकिन अगर मैं कह दूँ कि 2 के गैप पे आप लिखिए तो आप कहेंगे 2, 4, 6, 8 तो भी क्या 100 होंगे? नहीं, तब तो आधे हो जाएंगे ना, क्योंकि 100 में 50 इवन होते हैं और 50 नंबर ऑड के होते हैं। तो अगर आप केवल इवन नंबर ले रहे हैं यानी 50 ही तो लेंगे, और अगर आप ऑड नंबर ले रहे हैं तो 50 ही होंगे। यहाँ पे भी गौर करिए, यहाँ पे क्या चल रहा है? इनका ऑड नंबर चल रहा है, यहाँ पर ऑड नंबर चल रहा है। तो ये कितने ऑड नंबर्स होंगे? अगर मैं यहाँ पे x को रिमूव कर दूँ तो -97, -95, -97, -95, -93 और ये सीरीज चलती रहेगी आगे। तो इसमें कितने n की वैल्यू क्या होगी? मतलब n कितने होंगे? n होता है नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म कितने आएंगे? 1, 2, 3, 4 और ये केवल ऑड नंबर्स के हैं तो मतलब नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे? 50। अब देखो ये APGP का क्वेश्चन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। तो हम लोगों ने तो इंटर में पढ़ी हुई है तो हम लोग को ज़्यादा क्लियर हो रहा है, पर आप समझने की कोशिश करिए। जब कोई सीरीज़ दी हुई होती है आपको तो उसमें जो पहला टर्म होता है वो a कहलाता है। तो पहला टर्म यहाँ पे -99 है तो यानी a क्या होगा? -99। उसके बाद जो लास्ट टर्म होता है वो l कहलाता है। l फॉर लास्ट टर्म, a फॉर फर्स्ट टर्म। तो लास्ट टर्म यहाँ पे क्या है? -1 यानी l हमारा क्या हो गया? -1। और यहाँ से ले के यहाँ तक में कितने नंबर्स हैं यानी नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? तो वो 50 होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इवन नहीं, सिर्फ ऑड नंबर्स लिखे हुए हैं, इवन नहीं। मैंने आपको समझाया कि 100 में 50 ऑड होते, 50 इवन। तो यहाँ पे 50 नंबर्स ही आएंगे या 50 नंबर ऑफ टर्म आएंगे तो n की वैल्यू क्या होगी? 50। अब देखिए
हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था एस एन बराबर क्या होता है n/2 a + l। एस एन का मतलब होता है सम ऑफ एन टर्म, तो सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला होता है n/2 a + l। तो देखिए n की वैल्यू 50 पता थी, 50/2, a की वैल्यू -99 पता थी, l की वैल्यू -1 पता थी। तो 50/2 ये तो कट गया, 25 दे देगा तो 25, माइनस माइनस प्लस तो 99 और 100 तो -100, प्लस साइन माइनस साइन -25 × 100 2500। यानी कि ये जो सीरीज़ है उसमें x की पावर 49 का गुणज क्या होगा -2500। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको 2-3 बार ज़रूर लगाइए। ये इंटर की बुक का क्वेश्चन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 में कह रहा है व्यंजक यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन x² - 2xy + y² - z² के गुणनखंड हैं यानी फैक्टर हैं। हमें बताना है इनमें से कौन इसका फैक्टर है। तो देखिए ये फार्मूला है, किसका फार्मूला है x - y का होल स्क्वायर। तो देखिए x² - 2xy + y² - z²। अब ये देखिए a² - 2ab + b² किसका फॉर्मूला होता है a - b का। तो यानी कि ये x - y का होल स्क्वायर है और माइनस z का स्क्वायर। अब देखिए ये a² - b² का फॉर्मूला हमने बताया था कि a + b a - b। तो देखिए a की जगह पे x - y है और b की जगह पे z है, तो x - y + z एक बार जोड़ के लिख दिया और x - y - z एक बार घटा के लिख दिया। तो हम चेक कर लेंगे कि ये दोनों क्या होंगे, इसके फैक्टर होंगे। हम चेक कर लेंगे फिर कि कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 93। इन्होंने कहा यदि x की पावर 4 - y की पावर 4 को x - y से भाग दें तो भागफल और शेषफल क्रमशः होगा। यानी कि हमको डिवाइड करके बताना है कोशिएंट और रिमाइंडर क्या होगा। तो देखिए डिवाइड करना मैंने आपको सिखाया था। पहला टर्म आपके पास क्या है x और इनके पास है x की पावर 4। यहाँ पे लिख लीजिए कि मेरे पास है x और उनको चाहिए x की पावर 4। हमें किसकी ज़रूरत पड़ रही है x की पावर 3 की, तो यानी कि x की पावर 3 यहाँ लिख देंगे। अब ये x की पावर 3 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा x - y से, तो देखिए क्या देगा x की पावर 3 × x, तो x की पावर 4 दे देगा, माइनस साइन था, x की पावर 3 y, तो x की पावर 3 y दे देगा। यहाँ पे आप लिख दीजिए x की पावर 4 माइनस x की पावर 3 y। जब आपने यहाँ पे लिख दिया, हमने कहा था साइन अपोजिट कर दीजिए, साइन अपोजिट कर दिया। अब देखिए ये तो कट गया। अब यहाँ पे है x की पावर 3 y और यहाँ पे है y की पावर 4। दोनों जगह सेम वेरिएबल नहीं है तो ये आपस में सॉल्व होंगे नहीं, तो इनको ऐसे नोट कर लेंगे। देखिए पहला टर्म हम लोग माइनस वाला लिखते नहीं है, इसलिए ये प्लस है, तो पहला टर्म हमने लिख लिया x की पावर 3 y और उसके बाद माइनस y की पावर 4। अब फिर आए यहाँ पे हमारे पास तो पहला टर्म x है और इनके पास पहला टर्म है x³ y, तो हमको क्या चाहिए x² y, तभी तो हम बना पाएंगे x³ y। तो हमारे पास x था, इनके पास x³ था, तो हमें x² चाहिए और y तो मेरे पास था नहीं, इनके पास y भी था, तो हमें y भी चाहिए। तो जो हमें चाहिए था उसको हम यहाँ लिख देंगे, ये हो जाएगा क्या x² y। अब देखिए ये x² y जो है ये x - y, मतलब यहाँ पे x - y था, दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो x² का x से हुआ तो ये हो गया x³ और y से हुआ तो y, माइनस साइन था और ये हो गया x² y²। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे लिखेंगे, तो ये देखिए x³ y माइनस x² y², लाइन खींचा, अपोजिट साइन हो जाएगा, ये कट गया। अब देखिए फिर यहाँ पे है x² y², पर यहाँ पे है y की पावर 4, मतलब सेम वेरिएबल हैं तो ये आपस में सॉल्व नहीं होंगे, तो ऐसे नोट हो जाएंगे। तो पहले प्लस वाला लिखते हैं, माइनस वाला बाद में लिखते हैं, तो कुछ इस तरह से आप लिखेंगे। अब देखिए पहला टर्म इनके पास है x² y², आपके पास है x, तो आपके पास अगर x है और आपको x² y² बनाना है तो मतलब आपको चाहिए x y², तभी तो देगा x² y²। तो x y² की ज़रूरत पड़ी तो यहाँ पे लिखेंगे x y²। देखिए और पूरा करने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं तो आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ। जब आपने डिवाइड करना स्टार्ट किया तो आपका पहला टर्म क्या आ गया x³। आप देखें
सब में है, ठीक। उसके बाद एक स्टेप और आपने किया, दूसरा टर्म आपका आ गया एक्स स्क्वायर वाई। अब देखिए ये कहीं पे नहीं है, ये सिर्फ यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे माइनस में है, ठीक है। और यहाँ पे तो इन्होंने रिमाइंडर में दिखा दिया है, तो रिमाइंडर में इतनी चीज़ें बचेंगी नहीं। तो यहीं से हमें पता चल गया कि ऑप्शन नंबर ए होगा। लेकिन मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि आप अच्छे से डिवाइड करना सीख लीजिए। तो हम लोग पूरा करके देखते हैं। एक्स वाई स्क्वायर की ज़रूरत पड़ी, ठीक है। अब ये एक्स वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई से मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए एक्स का एक्स से एक्स स्क्वायर, उसके बाद वाई स्क्वायर, माइनस साइन था एक्स, और वाई स्क्वायर का वाई से वाई क्यूब। यहाँ पे लिख दिया हमने एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस का एक्स वाई का क्यूब। अब देखिए माइनस साइन प्लस साइन, ये कट गया। उसके बाद जो टर्म बचा उसको लिख लिया हमने एक्स वाई क्यूब माइनस वाई की पावर 4। अब देखिए इनके पास पहला टर्म है एक्स वाई क्यूब और हमारे पास पहला टर्म था वो एक्स। तो एक्स वाई क्यूब बनाने के लिए इनके पास एक्स है, हमारे पास भी तो एक्स है, इनके पास वाई क्यूब है, हमारे पास वही तो नहीं है वाई क्यूब, तो हमें वाई क्यूब की ज़रूरत पड़ी, हमने यहाँ वाई क्यूब लिख दिया। अब ये वाई क्यूब एक्स माइनस वाई से मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स का वाई क्यूब से मल्टीप्लाई, तो एक्स वाई क्यूब माइनस साइन था, वाई क्यूब का वाई से मल्टीप्लाई वाई की पावर 4। तो इसके नीचे हम लिख देंगे एक्स वाई क्यूब और माइनस वाई की पावर 4। अब देखिए साइन अपोजिट किया, तो एक्स वाई क्यूब यहाँ, एक्स वाई क्यूब यहाँ, साइन अपोजिट कट गया, माइनस वाई की पावर 4 प्लस वाई की पावर ये भी कट गया, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया और कोशियंट हमारा ये आ गया। तो देखिए एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब और रिमाइंडर 0। लेकिन जब आप पेपर में कर रहे होंगे आप 2-3 टर्म तक करेंगे, आप ऑप्शन से ढूंढ लीजिएगा और उसके बाद पूरा डिवाइड कराने की ज़रूरत ही नहीं थी। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की। क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए क्या ये एक सर्वसमीका है या ये एक समीकरण है या ये दोनों ही हैं, सर्वसमीका समीकरण दोनों ही हैं, या a और b दोनों ही नहीं हैं। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा सर्वसमीका और समीकरण में क्या अंतर होता है। समीकरण में आप इसकी कोई भी वैल्यू रखिए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ भी सकता है, बराबर नहीं भी आ सकता है। समीकरण की बात कर रहा हूँ, इक्वेशन की। इक्वेशन में क्या होता है, ज़रूरी नहीं है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर दे हर केस में, किसी किसी केस में दे सकता है, किसी किसी केस में नहीं भी दे सकता है। लेकिन सर्वसमीका की प्रॉपर्टी ये होती है, कॉन्करेंसी की प्रॉपर्टी ये होती है कि आप कोई भी वैल्यू लीजिए ए और बी की, लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमेशा इक्वल आना चाहिए। देखिए जो फॉर्मूले बनते हैं वो समीकरण के बेसिस पे नहीं बनते हैं, वो सर्वसमीका के बेसिस पर बनते हैं। जैसे अगर किसी ने आपको बताया कि एक्स प्लस वाई का होल क्यूब जो है वो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और x प्लस वाई, ये होता है फॉर्मूला। तो ये हो गया लेफ़्ट हैंड साइड और ये हो गया राइट हैंड साइड। आप x और y की कोई भी वैल्यू मान लीजिए, आप यहाँ पे रख दीजिए, आप यहाँ पे रख दीजिए, आपको लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आएगा। यानी जितने भी फॉर्मूले बनते हैं वो किस बेसिस पे बनते हैं, वो समीकरण इक्वेशन के बेसिस पे नहीं बनते, वो सार्वसमीका वो कॉन्ग्रुएंसी के बेसिस पे बनते हैं। आइए आपको करके दिखाता हूँ क्या है। LHS RHS बराबर आ भी रहा है। मान लीजिए हमारा a 1 है b भी 1 है, तो देखिए 1 + 1 2, यानी कि 2 का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1 दिया, b का स्क्वायर b दिया, वो 1 दिया, और 2ab किया तो 2 × 1 × 1 यानी 2 दिया, 2 का स्क्वायर 4, 2 1 3 3 1 4। देखिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आया कि नहीं आया, यानी ये सार्वसमीका है। अच्छा वैल्यू को चेंज कर लेते हैं, a = 1 ले लिया, अब b = 2 ले लिया, तो देखिए 1 + 2 यानी 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 2 × 1 × 2 यानी कि 4, तो 4 4 8 8 और 1 9 और यहाँ 3 का स्क्वायर 9। LHS RHS यहाँ भी बराबर आ गया। तो ये एक सर्वसमीका है। जितने भी फॉर्मूले बने मिलेंगे वो आपको किस बेसिस पे मिलते हैं, सर्वसमीका के बेसिस पे। क्वेश्चन नंबर 95 में कह रहा है कि व्यंजक यानी कि हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 27x³ + 27x² y प्लस 9xy² प्लस वाई क्यूब को अगर इन्होंने y + 3x से भाग दिया है तो गुणनफल तथा शेषफल क्या होगा, यानी कि कोशिएंट और रिमाइंडर क्या होगा। आइए करके चेक करते हैं। देखिए क्या ये सीक्वेंस में लिखा हुआ है, हाँ ठीक है सीक्वेंस में लिखा हुआ है, लेकिन आपने यहाँ पे गौर किया होगा पहला टर्म x के फॉर्म में, पर यहाँ पे पहला टर्म y के फॉर्म में किया है ना, तो क्या दिक्कत है, हमने पहला टर्म x वाला लिख लिया ना,
इसको अपने अकॉर्डिंग आगे पीछे तो कर ही सकते हैं। हमने पहला टर्म x कर ले लिया, आइए भाग करके देखते हैं। हमारा पहला टर्म था 3x, लेकिन हमें जो पहला टर्म चाहिए था वो था 27x3। पहले नंबर्स को बराबर करिए, मेरे पास 3 है, उनके पास 27 है, 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर बराबर हो जाएंगे, क्योंकि 9 3 से 27। उसके बाद मेरे पास 1x है, उनके पास 2x है, तो हमें 2x चाहिए, वो उनके पास 3 था, हमारे पास 1 था। कितने चाहिए हमको? 2 चाहिए, तो एक्स स्क्वायर हमने लगा दिया। किसकी ज़रूरत पड़ी हमें? 9x² की, वो यहाँ लिख देंगे। ठीक, अब देखिए जैसे ही आपने एक स्टेप किया आपको समझ में आ गया। अब बी तो नहीं होगा, और नहीं सी हो सकता है, और डी तो नहीं ही होगा ना, क्योंकि यहाँ पे 27x² है, यहाँ पे 27x³ है। ये तो हमारा बन ही नहीं रहा है, हमारा तो पहला 9x² बन रहा है। तो जिसमें बन रहा होगा, क्वेश्चन तो हो ही गया हम लोग का। यहाँ पे 9y² है, यहाँ पे 9x² है, यानी कि यही ऑप्शन सही है हमारा। तो कितनी देर लगी इसको करने में? बहुत कम टाइम लगा। पहले ही स्टेप में हमें समझ में आ गया ये हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, क्योंकि और कोई भी नहीं। लेकिन आप सीख जाएँ डिवाइड करना, इसके लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि जितने ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे डिवाइड के, उतने अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए 9x², तो ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा ना 3x + y से। तो देखिए 9 3 जा 27, x² का x से x³ प्लस 9, और x² का y से तो x²y। क्या आया? यहाँ पे लिख दिया हमने 27x³ प्लस 9x²y। माइनस साइन, साइन अपोजिट करते हैं, ये कट गया। अब देखिए x²y यहाँ भी है, x²y यहाँ भी है, तो देखिए इसका मतलब प्लस माइनस माइनस, 27 में से 9 गया 18 x²y। अब हमारे पास यहाँ 2 टर्म है ना, एक टर्म है, तो एक टर्म उतारना पड़ेगा। अब आइए, हमारे पास 3x है, हमने चेक किया ज़रा इनके पास क्या, इनके पास 18 है, हमारे पास 3 है, हमको 6 चाहिए, तभी तो 18 होगा। 6 3 जा। इनके पास 2x है, हमारे पास 1x है, यानी 1x भी चाहिए। इनके पास y है, हमारे पास है ही नहीं, यानी हमको y भी चाहिए। किस नंबर की ज़रूरत पड़ी? 6xy की, तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस 6xy ना, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे प्लस साइन है, तो तभी तो प्लस लिख दिया। अब देखिए 6xy दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 3x + y से, तो 6 3 जा 18, x का x से x² और y प्लस साइन था 6x, y का y से y²। यहाँ पे लिख देंगे 18x² प्लस 6xy²। माइनस साइन, ये कट गया। यहाँ xy² है, यहाँ भी xy² है, तो ये आपस में सॉल्व हो जाएंगे। वेरिएबल सेम है दोनों के, तो 9 में से 6 गया 3, तो 3xy² प्लस का क्या y³। क्यों? क्योंकि 2 टर्म होंगे तभी तो इनसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए हमारे पास क्या था 3x, हमने चेक किया 3x इनके पास भी है, हमारे पास भी है, पर इनके पास y² है, वो मेरे पास नहीं है, तो y² की ज़रूरत पड़ी, तो हमने यहाँ पे लिख लिया क्या, प्लस का y²। अब ये y² मल्टीप्लाई होगा 3x + y दोनों से, यहाँ पे जितने लोग हैं सबसे। तो देखिए y² का 3xy से किया, तो 3xy² दे दिया, प्लस साइन था। y² का y से किया तो y³ आ गया, वही हमने यहाँ पे लिख दिया। साइन अपोजिट किया, ये गया, रिमाइंडर क्या आया 0, यानी कि देखिए वही आ रहा है 9x² प्लस 6xy प्लस का y² और रिमाइंडर 0, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 96 की बात करते हैं। इन्होंने कहा यदि x = 2 हो तो x + 2x - 2 का मान क्या होगा? भैया x = 2 है, तो यहाँ पे 2 रख दो, यहाँ पे 2 रख दो, 2 2 4 हो गया, 2 में से 2 गया 0 हो गया, 4 × 0 यानी 0। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। उसके बाद x² + 7x + 10 और x² - 3x - 10 का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब होता है कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर। ठीक, उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन, गुणनफल का मतलब फैक्टर। तो हमें बताना है कि इसका फैक्टर मान लो आपने किया, इसका फैक्टर आपने कॉमन लिया, आपने कॉमन मतलब इसका फैक्टर किया, इसका फैक्टर, इन दोनों में से आपको कोई एक फैक्टर ऐसा मिल रहा होगा जो कॉमन होगा। हमने बताया था आपको। हम देखिए यहाँ से x की वैल्यू निकालना इजी था। मान लीजिए पहला ऑप्शन उठाया हमने, x की वैल्यू निकाली, तो x + 2 = 0 के, तो x की वैल्यू -2 निकल के आई। आप इसमें रख दीजिए, इसमें रख दीजिए। अगर दोनों 0 दे रहे होंगे सॉल्व होने पे, तो यही है कॉमन फैक्टर, यानी इसका भी फैक्टर है, इसका भी फैक्टर है। नहीं दे रहा होगा तो दूसरा ऑप्शन चेक करिए, नहीं दे रहा होगा तीसरा, चौथा, और चेक करने में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। x की वैल्यू -2 निकाल ली, तो x² + 7x + 10 था, x की वैल्यू -2 का स्क्वायर प्लस 7, x की वैल्यू -2 + 10,
एक्स स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर, उसके बाद -3 और एक्स की वैल्यू -2 -10। देखिए दोनों जगह वैल्यू रख दीजिए, 4 हो गया प्लस माइनस माइनस 14 हो गया, 10 हो गया, 4 और 10 14 हो गया, 14 माइनस 14 0 दे दिया। 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6 -10 6 4 10 -10, ये भी 0 दे दिया। यानी कि पहला ही वाला सेटिस्फाई कर गया, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या आ गई, दोनों की वैल्यू 2 आ गई, वो दोनों की वैल्यू 0 आ गई। और हमने बताया था अगर आप x की वैल्यू निकाल के इक्वेशन में रख रहे हैं और वैल्यू 0 आ रही है, यानी कि वो क्या है, उसका फैक्टर है। क्वेश्चन नंबर 98 की बात करते हैं। यदि √5 + 3 √x = 3 है तो x का मान क्या होगा। देखिए सबसे पहले आपको ये रूट हटाने की ज़रूरत थी। आप रूट कैसे हटाएंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दीजिए, रूट हट जाएगा। हमने स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दिया, अब ये रूट हट गया, हमारे पास बचा 5 + 3 √x = 3 का स्क्वायर 9। नंबर को एक तरफ कर लिया, नंबर उधर गया तो 9 - 5 4 दे दिया, और इधर 3 √x = 4। इसको कैसे सॉल्व, देखिए इसका मतलब होता है जैसे आपके पास लिखा हुआ है 3 √x, इसका मतलब होता है x की पावर 1/3। 4 √x, इसका मतलब हो गया x की पावर 1/4। तो इसका मतलब क्या हुआ, x की पावर 1/3 = 4। मैंने बताया था पावर को आप दूसरी साइड भेजते हैं तो रिवर्स हो जाता है। ये 1/3 है जो उधर जाके क्या हो जाएगा, 3/1 हो जाएगा, और 3/1 का मतलब 3। तो इधर बचा x, इधर बचा 4 का क्यूब, और 4 का क्यूब क्या होता है 64। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 99 कहते हैं, ये क्वेश्चन करा चुके हैं लेकिन लिख गया था, बुक में भी इन्होंने इस क्वेश्चन को रिपीट किया था, आगे भी दिया हुआ है पीछे भी दिया हुआ है, तो लिख लिया था, फिर हमें ध्यान आया ये क्वेश्चन तो हो चुका है, तो कोई बात नहीं, एक बार हम लोग फिर से लगा लेते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी और अच्छे से। यदि a की पावर x = b है, b की पावर y = c है, c की पावर z = a है, तो x y z का मान बताइए। देखिए a की पावर x बराबर इन्होंने b दिया था, हमें पता है b की पावर y बराबर c है। हमने क्या किया, y से यहाँ मल्टीप्लाई किया पावर में, y से फिर यहाँ भी करना पड़ेगा, तो हमारे पास हो गया a की पावर y बराबर b की पावर y। अब b की पावर y की वैल्यू तो आपको पता है c होती है, तो यहाँ पे c रख सकते हैं, रख दीजिए। तो a की पावर y एक्स वाई बराबर b की पावर y की वैल्यू c होती है। अब c की पावर z की वैल्यू a होती है, पर हमारे पास c है, पावर z थी तो ये यहाँ पे z किया तो यहाँ भी करना पड़ेगा, यानी a की पावर एक्स वाई z बराबर c की पावर z की वैल्यू क्या थी a, और a की पावर यहाँ पे क्या है 1, तो बेस से बेस कट गया और एक्स वाई जेड की वैल्यू 1 आ गई। यही तो पूछा था, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 100 की बात करते हैं। बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल, बहुपद का क्या मतलब होता है, पॉलिनोमियल x³ - 6x² + 12x - 8 निम्नलिखित में से किसके द्वारा विभाज्य है। अरे भाई जिससे भी विभाज्य होगा उसको सेटिस्फाई करेगा। 4 ऑप्शन हमारे पास थे, x - 2, आइए चेक करते हैं, x - 2 बराबर 0, यानी x - 2 बराबर 0, x की वैल्यू 2। अगर x की वैल्यू 2 रखने पे ये 0 देगा तो उससे डिविजिबल होगा, 0 नहीं देगा तो डिविजिबल नहीं होगा। फिर हम x + 2 को चेक करेंगे, और इनसे तो चेक भी नहीं कर सकते हैं ना। तो देखिए x की वैल्यू 2 थी, यहाँ पे रख दी भाई, 2 का क्यूब -6, फिर 2 का स्क्वायर प्लस 12 × 2 -8, तो 2 का क्यूब 8 दे दिया, और ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और 12 2 जा 24 -8, 8 6 4 जा 24 यानी -24 प्लस 24 -8, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, और 0 आया, सेटिस्फाई कर गया। तो कौन इससे कौन डिविजिबल होगा, x - 2 से ये डिविजिबल होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि साइंस की जो बुक है उसमें पहले चैप्टर में मैक्सिमम चीज़ें याद करने वाली थी, तो हम लोग रोज़ थोड़ा थोड़ा याद कर रहे थे। तो जैसे कि मैं आपको ये सब याद करवा रहा था अभी तक, ये देखिए एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है ना, इंटमोलॉजी, इथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, कैलियोलॉजी, तो ये सब मैं आपको याद करवा दे रहा हूँ। इन्वेंशंस, इसके बाद मैं इन्वेंशंस को उठा लूँगा, और उसके बाद ये, इसके अलावा बाकी क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग करते रहेंगे। जब तक हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंप्लीट करेंगे तब तक हम लोग क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें याद कर चुके होंगे थोड़े थोड़े। आइए बात करते हैं आज दिख रहा होगा। देखिए आज मैंने सोचा कि इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर ले। ये सारे ही बहुत फेमस वर्ड हैं और पेपर में आए हुए भी वर्ड हैं, ये किसी न किसी टीचिंग एग्ज़ाम में पूछे हुए वर्ड हैं। तो देखिए
बात करते हैं विटीकल्चर की। जितने भी ये कल्चर से रिलेटेड हैं आज इनको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। विटीकल्चर, देखिए कल्चर की अगर हम बात करेंगे कल्चर का मतलब क्या होता है, तो कल्चर का मतलब ग्रोइंग, ग्रो करना ना। तो अगर विटी का मतलब पता चल जाए तो विटीकल्चर को हम लोग मीनिंग निकाल लेंगे। देखिए विटी वर्ड इज़ रिलेटेड टू ग्रेप्स, जो विटी वर्ड है वो ग्रेप्स से रिलेटेड है, इसीलिए विटी कल्चर का क्या मतलब हो जाएगा, ग्रेप्स ग्रोइंग, या हम बोल सकते हैं अंगूरों का उत्पादन, क्योंकि विटी का मतलब हो गया ग्रेप्स और कल्चर मतलब ग्रोइंग। तो ग्रेप्स ग्रोइंग, और ग्रेप्स ग्रोइंग का मतलब क्या हो गया, अंगूरों का उत्पादन। तो विटी कल्चर क्या है, ग्रेप्स ग्रोइंग या अंगूरों का उत्पादन। उसके बाद बात करते हैं पिसी कल्चर की। पिसी पिसी वर्ड रिलेटेड टू फिश, और जो पिसी वर्ड है वो फ़िश फार्मिंग से रिलेटेड है। तो पिसी कल्चर क्या हो जाएगा, मछली पालन की प्रक्रिया, ये फ़िश फार्मिंग की जो प्रोसेस है वो पिसी कल्चर कहलाती है। तो अगर पेपर में आए कि मछली पालन की क्रिया को क्या कहते हैं या फ़िश फार्मिंग प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो वो क्या है, पिसी कल्चर। मोरी कल्चर, देखिए मोरी क्या होता है, मोरी वो होता है कि शहद, वो रेशम के कीटों को पालना। तो मोरी कल्चर क्या है कि रेशम के कीटों को पालने के लिए शहतूत की कृषि करना। रेशम कीट आप कैसे पालेंगे, वो तो शहतूत की कृषि करेंगे आप, तो उसमें रेशम कीट पलेंगे। तो मोरी कल्चर टर्म इज़ रिलेटेड टू सिल्क वॉर्म ग्रोइंग, या हम बोल सकते हैं रेशम कीट है तो रेशम की कृषि। तो मोरी कल्चर ध्यान रखिएगा। देखिए आपने विटी कल्चर सुना होगा, पिसी कल्चर सुना होगा, शायद मोरी कल्चर ना सुना हो, तो इस पर ज़्यादा फोकस करिए ना। विटी कल्चर रिलेटेड टू ग्रास, पिसी कल्चर रिलेटेड टू फिश फार्मिंग, मोरी कल्चर रिलेटेड टू सिल्क वॉर्म ग्रोइंग, या रेशम कीट है तो शहतूत की कृषि करना। हॉर्टिकल्चर, अब हॉर्टिकल्चर तो कॉमन सा वर्ड है कि बागवानी फसलों का उत्पादन, या ये बागवानी फसलों में जैसे फल आ जाएंगी, सब्जियां आ जाएंगी, तो इन सभी का उत्पादन वो हॉर्टिकल्चर में आता है। ये सब हॉर्टिकल्चर के ही ब्रांचेज हैं। ये साइंस की कौन सी ब्रांच के अंदर आता है, ये सब हॉर्टिकल्चर के अंदर आते हैं, हॉर्टिकल्चर के अंदर आता है, हॉर्टिकल्चर के अंदर आता है। तो उसके बाद बात करते हैं एपीकल्चर। देखिए एपी मीन्स होता है, एपी वर्ड रिलेटेड टू बीज, यानी मधुमक्खियों से संबंधित होता है। तो एपीकल्चर क्या हो जाएगा, बीज ग्रोइंग या बीज कीपिंग। तो मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है, एपीकल्चर। ऑलरी कल्चर, देखिए कन्फ्यूजन इसमें हो जाती है ऑलरी कल्चर और ओलिवी कल्चर में, इसमें कंफ्यूज होने लगते हैं क्योंकि मैक्सिमम सेम साउंड दे रहा है, ऑलरी कल्चर और ओलिवी कल्चर। आइए पहले इन दोनों को ही जान लेते हैं। देखिए ऑलरी कल्चर जो है, ऑलरी ऑलरी टर्म इज रिलेटेड टू वेजिटेबल, ऑलरी टर्म इज रिलेटेड टू वेजिटेबल। तो ऑलरी कल्चर क्या हो जाएगा, वेजिटेबल ग्रोइंग। तो और वेजिटेबल्स ग्रोइंग क्या है, यानी कि साग सब्जियों का उत्पादन। तो ऑलरी कल्चर तो ये हो गया, ऑलरी ध्यान रखिएगा, वेजिटेबल। तो ऑलरी कल्चर वेजिटेबल ग्रोइंग यानी साग सब्जियों का उत्पादन। बट ओलिवी कल्चर क्या होता है, ओलिवी ओलिवी अरे ये आपने सुना होगा ओलिव, ओलिव ना, ओलिव ऑयल, जैतून का तेल आता है ना, तो उसको वो क्या बोलते हैं, ऑलिव ऑयल। ऐसे आप याद रख सकते हैं, ओलिवी कल्चर को याद करना। अगर ऑलिव ऑयल जानते हैं, ऑलिव ऑयल का मतलब होता है जैतून का तेल, तो वो तो हो गया ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल। लेकिन ओलिवी का मतलब हो गया ऑलिव यानी जैतून, और कल्चर का मतलब हो गया ग्रो करना। तो ऑलिव ग्रोइंग क्या हो जाएगा, ओलिवी कल्चर। अब जैतून की खेती किस लिए की जाती है, ये कॉमर्शियल लेवल पर इसकी खेती की जाती है, यानी कि व्यापारिक स्तर पर जैतून की खेती करना। कॉमर्शियल लेवल के कहने का मतलब है कि जैतून की खेती का मेन पर्पज़ ये रहता है पैसे कमाना। जैसे गन्ने की खेती मैक्सिमम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि उनका एम क्या रहता है, पैसे कमाना, वो कॉमर्शियल पर्पज़ से करते हैं। ढेर सारे गन्ने बो देंगे तो अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा, हमारे यहाँ चाचा लोग खुद ही यही करते हैं। तो ये कि उनका गन्ना उत्पादन का मेन पर्पज़ क्या है, व्यापारिक स्तर, व्यापार के लिए। तो वैसे ओलिव ऑयल आपने सुना होगा, तो ओलिव क्या हो गया, ये आपका जैतून हो गया। और कल्चर ग्रोइंग, जैतून को ग्रो करना, तो यानी कि जैतून की खेती व्यापारिक स्तर पर। तो ऑलरी कल्चर वेजिटेबल से रिलेटेड है, ऑलिव आप ऑलिवी समझ रहे होंगे, जैतून, तो ऑलिवी कल्चर ये ऐसे याद रख सकते हैं। वर्मी कल्चर, वर्मी कंपोस्ट आपने सुना होगा, वर्मी खाद, तो वो किससे बनती है, वो केचुए से बनती है। तो वर्मी कल्चर क्या है, केचुओं का उत्पादन। केचुए का उत्पादन किस लिए किया जाता है, सॉइल की फर्टिलिटी को
ग्रो करने के लिए। तो वर्मी कल्चर, वर्मी आप समझ रहे होंगे, वर्मी अर्थवॉर्म से रिलेटेड वर्ड है, और कल्चर यानी कि अर्थवॉर्म की ग्रोइंग, तो वर्मी कल्चर क्या हो गया, केचुए का उत्पादन, ये भी सुना हुआ वर्ड है। देखिए पोमोलॉजी, पोमो का मीन्स आप समझिए, पोमो का मीन्स होता है पोम, जो पोमो वर्ड है वो कहाँ से आया है, वो पोमम से आया है, और पोमम का मतलब होता है फ्रूट। तो अगर हम पोमोलॉजी की बात करेंगे तो फ्रूट्स का उत्पादन वो क्या हो जाएगा, पोमोलॉजी हो जाएगा। पोमोलॉजी। फ्लोरिकल्चर की बात करें, फ्लोरी मीन्स फ्लावर, तो फ्लोरिकल्चर क्या हो जाएगा, फूल का उत्पादन। और सिल्वीकल्चर, सिल्वी वर्ड रिलेटेड टू फॉरेस्ट, जो सिल्वी वर्ड है वो फॉरेस्ट से रिलेटेड है। तो फॉरेस्ट का उत्पादन यानी कि फॉरेस्ट को ग्रो और बढ़ाना, जंगलों को और बढ़ाना, तो वो वन संवर्धन किस में आ जाएगा, सिल्वीकल्चर में। सिल्वी पर फोकस करिएगा, सिल्वीकल्चर, ओलिविकल्चर और ऑलरिकल्चर, क्योंकि ये कुछ नए टर्म्स आ रहे हैं हम लोग के नॉलेज में। क्योंकि विटीकल्चर, पिसीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एपीकल्चर, वर्मीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, पोमोलॉजी, ये इससे पहले कहीं ना कहीं हम लोग ने पढ़ा था। मैंने भी ये ऑब्ज़र्व किया कि ये वर्ड मैंने पढ़े थे, सुने थे, लेकिन ओलिविकल्चर, ओलिविकल्चर, सिल्वीकल्चर नहीं सुना था, इसलिए हाईलाइट इसको कर लिया है कि आगे जब पढ़ेंगे तो इस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि ये हमारे पर नए वर्ड हैं। तो आई थिंक आपको ये कल्चर से रिलेटेड ये जो पार्ट है वो तैयार हो गया है। तो थैंक यू क्लास। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कमेंट भी करिए। कोई प्रॉब्लम आ रही हो आपको तो उससे रिलेटेड कमेंट करिए, या कुछ आप और इम्प्रूवमेंट चाहते हैं हमारी वीडियोस में तो उससे रिलेटेड कमेंट करिए, बट प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ओके, थैंक यू क्लास।